जय हिंद। मोशन की सेकेंड क्लास में हम सबसे पहले कुछ मोशंस के एग्जांपल्स डायरेक्टली देख लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक इमेज है। इस इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें आपको दिख रहा है कि अर्थ के चारों ओर एक सैटेलाइट रोटेट कर रहा है, ठीक है, जिसका पाथ एक सर्किल नुमा है या एक सर्कुलर पाथ है। बट अर्थ अपने ही पॉइंट पे, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। दिख रहा है आपको? एग्जैक्टली जैसे ग्लोब में दिखता है। बट साथ में यहाँ पे आपको सैटेलाइट भी दिखाई दे रहा है कि अर्थ के चारों ओर एक सैटेलाइट एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, बट अर्थ अपनी ही एक्सिस पे रोटेट कर रही है। ये आपको दिखा। अब आप सेकेंड एग्जांपल देखिए ध्यान से, वेट अ मिनट। जो सेकेंड एग्जांपल है, एक मूविंग कार का है। इस कार को ध्यान से देखिए। ये कार एक स्ट्रेट पाथ में सीधे मोशन किए जा रही है। मतलब इसका जो पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, जो कि वन डायमेंशनल मोशन है, जो आपको मैंने पहले बताया था। ठीक है ना? ये सेकेंड एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल कैसा? अर्थ का, जिसमें अर्थ रोटेट कर रही है, उसके चारों ओर सैटेलाइट रोटेट कर रहा है। चलिए अकेली अर्थ भी देख लेते हैं ना। एक एग्जांपल में अर्थ भी देखते हैं। तो इस अर्थ की इमेज को ध्यान से देखिए। क्या ये रोटेट कर रही है? काफी तेजी से रोटेट कर रही है, एक एक्सेस पे रोटेट कर रही है, और इसका रोटेशन आपको बड़े आसानी से दिखाई देता है। अगर ये इमेज नहीं समझ में आ रही तो इस इमेज को देखिए। यहाँ पे अर्थ तेजी से रोटेट करते हुए आपको फील हो रहा है ना? अगर हम एक और इमेज चेक करते हैं, थर्ड इमेज, कैसे बड़े प्यार से हमारी अर्थ एक रोटेशनल मोशन कर रही है। समझ रहे हैं ना? ये एक थर्ड इमेज देखी। चलिए फोर्थ इमेज में देखते हैं कि जब किसी कैनन से गोला को दागा जाता है तो उसका पाथ कैसा होता है, वो किस पाथ को फॉलो करता है, उसको हम देखते हैं इस इमेज में। ध्यान से देखिएगा इस इमेज को, थोड़ी देर रुक के देखिए तो इमेज बड़े ध्यान से समझ में आएगी। ये गोला आगे गया, आगे जाके गिर गया। अब फिर से शुरू से दिखाएगा। एक ऐसा पाथ फॉलो करता है एग्जैक्टली, ना ये सर्किल की तरह है और ना ही ये स्ट्रेट लाइन है। इसी लाइन को या इस पाथ को हम कहते हैं पैराबोलिक पाथ। ठीक है? हम इन सभी पे स्टडी करेंगे, पर सबसे पहले मैंने इनको एग्जांपल्स के थ्रू आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगे और समझ में चीजें बाद में आसानी से आए जब हम टॉपिक की स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी से स्टार्ट करना था। हमारे टॉपिक यहां तक हो चुका था, वेलोसिटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी में क्या है? क्योंकि हमने स्पीड तक पढ़ लिया था। हमने कहां तक पढ़ लिया था? इस एग्जांपल को सॉल्व कर लिया था और स्पीड के क्वेश्चन, ये एग्जांपल सॉल्व कर लिया था और इंस्टेंटली स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड को पढ़ लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी बेसिकली स्पीड होती है एक नियत डायरेक्शन में। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। जो मैंने वर्ड यूज किया हिंदी में, नियत डायरेक्शन। एक डेफिनेट डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। इसको डायरेक्टली आप नहीं समझ पाएंगे, इनडायरेक्टली, मतलब इनडायरेक्टली आप नहीं समझ पाएंगे। एक एग्जांपल्स के साथ इसको समझेंगे कि वेलोसिटी होती क्या है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट। आपको डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। एज एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करती है तो कुछ ना कुछ वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, और उसको उतना डिस्प्लेसमेंट कवर करने में जो टाइम लगता है, अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दें, दैट मीन्स कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अगर डेल एक्स हो और टोटल टाइम डेल टी हो, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। है ना? मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन, सॉरी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी। हमने स्पीड में देखा था, स्पीड की फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था। और यहां पे क्या है? वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यही डिफरेंस है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। बट चूंकि डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है ना? इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? इसकी एसआई यूनिट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मीटर बस लिखा है, बट इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर, टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड, तो टोटल एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? और डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या होता है? m0 l1 t-1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है।
डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक अलग ही लेक्चर में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आपका टॉपिक भी है, आपका यूनिट से रिलेटेड एक टॉपिक जो सिलेबस में आपके फिजिक्स में भी दिया हुआ है, मैथ में भी दिया हुआ है, तो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी पढ़ाऊंगा, एक स्पेशल क्लासेस में पढ़ाऊंगा, तो टेंशन मत लीजिएगा कि डायमेंशनल फॉर्मूले आते कैसे हैं, ठीक है ना। बट इनको याद करना जरूरी है, और इनको याद करने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि जब मैं बताऊंगा तब मैं ये भी बताऊंगा कि इनको निकालते कैसे हैं। तो याद नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, और आपके डायमेंशनल फॉर्मूला आपके सामने होगा, चाहे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्यों ना हो। अब बात करते हैं वेलोसिटी के बाद, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं वेलोसिटी का। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि नैना स्टार्ट करती है कहां से? पॉइंट ए से। ये मान लीजिए यहां से इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करती है, क्या तैरना स्टार्ट करती है एक स्विमिंग पूल में, 90 मीटर लेंथ का स्विमिंग पूल है, उस पार जाके वापस पुनः रिटर्न होके वापस फिर पॉइंट ए पे आ जाती है। मतलब ये गई स्टेट, यहां तक पहुंची, यहां से रिटर्न होके वापस कहां? पॉइंट ए पे वापस आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि अपने उसी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करती है और फाइनल पॉइंट भी वहीं पे है, कहां पे? ए पे ही। इनिशियल पॉइंट भी ए पे, फाइनल पॉइंट भी ए पे, यानी जहां से निकली वहीं वापस आ गई। अब हमें पता करना है क्या? स्पीड और वेलोसिटी किसकी? नैना की। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। अब डिस्टेंस कितना कवर किया? अच्छा एक बात बताइए, इसमें कितना टाइम लिया इसने? इसने इसमें टोटल टाइम लिया, सी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट। तो टोटल टाइम टेकन कितना हुआ? टाइम इक्वल टू 60 सेकेंड होगा। मिनट को हमने चेंज कर दिया सेकेंड में, ध्यान दीजिएगा यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो मिनट को हमने चेंज कर दिया सेकेंड में, और 60 सेकेंड में इसने कवर कर लिया, पूरी लेंथ कवर की, और वापस रिटर्न फिर से वापस भी आ गई। तो टोटल एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितना है? उसने कवर किया 90 प्लस 90, 90 गई 90 वापस आई, यानी कि 180 अपॉन टाइम कितना? 60। जीरो से जीरो कट हो गया, 6 3 18, यानी कि स्पीड कितनी आ गई? 3 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, ऐसे ही वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी के लिए क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होगा? DISP, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्यों? क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो वहीं पे है ना, वो तो नहीं बदले। तो अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ही चेंज नहीं हुए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगी। और 0 पॉइंट टाइम कुछ भी रखो, 60 है हालांकि, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड। ये होगी एवरेज वेलोसिटी। समझ में आया ना? इस तरीके से स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि डिस्टेंस अपॉन टाइम में आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड, बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में कितना आ रहा है? 0 अपॉन 60, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं ना, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम जगह पे है ना, इसलिए इसीलिए वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। अब अगर वेलोसिटी की बात हमने कर ली, अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट एक और वैल्यू इनपुट करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और यहां समझेंगे क्योंकि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस यहां समझा था, तो यहां पे हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में भी डिफरेंस समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? सेम तरीका है, राम निकलता है अपने घर से, पहुंचता कहां? टेंपल, ठीक है ना। तो राम निकला अपने घर से, पहुंचा कहां? टेंपल, 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और फिर टेंपल से उसने स्टार्ट किया तो कहां पहुंचा वो? स्कूल, और स्कूल से वो ट्रेवल किया तो कहां पहुंचा? कोचिंग। इस बार बीच में पढ़ाई नहीं कर रहा, वो डायरेक्टली चलता जा रहा है, कहीं पे भी उसने रुका नहीं, तो वो कहां पहुंच गया? कोचिंग सेंटर, ठीक है ना। तो कितना टाइम लिया उसने? उसने टोटल टाइम लिया 5 आवर। क्वेश्चन आपका समझिएगा, घर से निकला टेंपल पहुंचा, टेंपल से निकला स्कूल पहुंचा, स्कूल से निकला कोचिंग पहुंचा, कहीं पे भी वो रुका नहीं, टोटल टाइम कितना कवर किया? 5 आवर का। तो इनिशियल पोजीशन कहां थी? होम थी। फाइनल पोजीशन कहां है? कोचिंग है। टाइम कितना लिया? 5 आवर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो पहले एक बात बताइए कि डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस है हमारा 3 + 4 + 3 यानी कि 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस उसने कवर किया 10 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया कितना? अगर हम बात करें तो 4 किलोमीटर। ये चीज हमने पहले ही पढ़ लिया। किस डायरेक्शन में? अगर हम बात करें तो ईस्ट डायरेक्शन में। डायरेक्शन चूंकि नॉर्थ अपवर्ड, डाउन साउथ, और राइट में ईस्ट, और लेफ्ट में, राइट में ईस्ट, राइट में ईस्ट, और लेफ्ट में क्या होता है? वेस्ट होता है। यानी कि वो ईस्ट डायरेक्शन में कितना गया? 4 किलोमीटर गया। ये होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट। अब एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है, अगर डिस्टेंस को आप मान ले d1 और डिस्प्लेसमेंट को आप मान ले d2, तो यहीं पे हम बता देते हैं एवरेज स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, यानी कि d1 अपॉन टाइम। टाइम टोटल कितना? 5 आवर। d1 कितना है हमारे पास? 10 अपॉन 5 यानी कि 2।
वैल्यू क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिएगा वहां मीटर पर सेकेंड था, यहाँ यूनिट किलोमीटर पर आवर है। क्यों है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो है किलोमीटर में दी हुई है और टाइम जो है आवर में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यूनिट हमेशा ध्यान रखिएगा, एसआई यूनिट जरूर मीटर पर सेकंड होती है, पर यूनिट पे फोकस कीजिएगा, यूनिट क्या लिखना है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक नंबर या कभी कभी पूरे नंबर कट करने की भी चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि अगर यूनिट आपने गलत लिख दी ना तो टीचर समझेगा कि आप तो आंसर सही लेके आए नहीं है, और आंसर सही है नहीं तो आपके नंबर काटे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी d2 अपॉन, यहाँ इस कंडीशन के लिए d2, क्योंकि d2 हमने किसको माना डिस्प्लेसमेंट को, तो d2 अपॉन 5, d2 कितना है 4 अपॉन 5, यानी कि 4 अपॉन 5 की अगर हम बात करें तो 5.8 जा 5 8 जा 40 होता है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी जो आ गई हमारी वो कितनी आ गई 0.80 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में। अच्छा, इस वेलोसिटी का डायरेक्शन भी ईस्ट होगा, क्यों? क्योंकि वो चली कहां से थी, होम से, गई किधर, इस डायरेक्शन में, कहां पहुंच गई, कोचिंग। वेलोसिटी को मतलब कहां से होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन से, उसे मतलब ही नहीं रास्ता कहां से है, उसको केवल सिंपल मतलब है इनिशियल और फाइनल पोजीशन से, और टाइम से मतलब है, और डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को अगर रास्ते से मतलब नहीं है, जहां डिस्टेंस को रास्ते से मतलब है बट डिस्प्लेसमेंट को रास्ते से मतलब ही नहीं, वैसे ही वेलोसिटी को भी रास्ते से मतलब ही नहीं कोई। वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखता है, ये देख ही नहीं रहा कि पहले वो कहां गया था, साउथ फिर ईस्ट फिर नॉर्थ, या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डायरेक्टली देखेगा कि अब हम कहां हैं, पहले कहां थे। इस डायरेक्शन की ओर अगर हम आ गए हैं तो डायरेक्शन क्या होगी वेलोसिटी की, ईस्ट होगी। क्या होगा वेलोसिटी की स्पीड, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा 0.8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो अब आप समझ चुके होंगे कि डिस्टेंस में अगर टाइम का डिवीजन कर देते हैं तो वैल्यू स्पीड क्या जाती है, और अगर डिस्प्लेसमेंट में टाइम का डिवीजन कर देते हैं तो क्या जाता है, वेलोसिटी आ जाती है। अब समझते हैं नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, जब हमने स्पीड की बात की थी तो स्पीडोमीटर की बात की थी। स्पीडोमीटर मतलब स्पीडोमीटर जो आपकी गाड़ी में है वो इंस्टेंटली जो स्पीड बतलाता है किसी भी एग्जैक्टली टाइम में, वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में भी स्पीड की वैल्यू तो वही होती है, क्योंकि वो एक नियर डायरेक्शन में, एक एग्जैक्टली डेफिनेट डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा होगा, मतलब उसकी स्पीड की वैल्यू को डिफाइन कर रहा होगा, बट साथ में हम डायरेक्शन भी बताएंगे। एज एग्जांपल की बात करें कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे यहाँ पे मोशन कर रहा है, तो अगर पॉइंट ए पे है तो इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, नॉर्थ डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। बट अगर ये पॉइंट कहां पे पहुंच गया, बी पे, तो ये घूम के इधर आ गया, पहले कहां था, ऐसे मोशन कर रहा था यू, और टॉप पे पहुंचा, जब टॉप पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे होगी, किधर, लेफ्ट साइड में। अगर हम हाथ हाथ का, चूंकि यहाँ पे इमेज अलग डायरेक्शन बन रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको इधर दिख रहा है, यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन में होगा। अगर पॉइंट बी पे जब ऑब्जेक्ट पहुंची और जब ए पे है तो इसका डायरेक्शन किधर था, नॉर्थ डायरेक्शन में। बाकी जो स्पीड की वैल्यू होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड की, वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड में एग्जैक्टली उसी टाइम पे जो स्पीड की वैल्यू होगी वही वेलोसिटी की वैल्यू होगी, बस उसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन बताना जरूरी होता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन डेफिनेशन इज गिवन एज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर मोशन एट द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। किसी एग्जैक्टली टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वही चीज उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी, ठीक है ना। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। डायमेंशनल फार्मूला दोनों सेम होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम इसको एक्सेलरेशन को। हमने क्या किया था, जब डिस्टेंस अपॉन टाइम किया तो क्या आया, स्पीड आया। जब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किया तो क्या आया, वेलोसिटी आया। एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर हम वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम कर देना तो एक्सेलरेशन मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन की परिभाषा क्या है या डेफिनेशन क्या है, द एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम में चेंज के साथ अगर वेलोसिटी में चेंज हो तो वहां एक्सेलरेशन होता है, पहली बात तो ये, ठीक है। टाइम में चेंज होने के साथ साथ वेलोसिटी बदल रही हो, जैसे कि आप जब बाइक चलाते हैं और एक्सेलरेटर से घुमा के एक्सेलरेट करते हैं बाइक को, तो पहले वो धीमी चल रही होती है पर बाद में तेज चल रही होती है, यानी एक नियत टाइम, एक टाइम इंटरवल के बाद आपकी बाइक की वेलोसिटी इंप्रूव हो गई, पहले कम थी अब ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि आपने एक्सेलरेटर को घुमा दिया। उसे एक्सेलरेटर इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसका काम ही है एक्सेलरेट करने का, एक्सेलरेशन बता रहा है वो। तो आपने क्या किया, आपने जो प्रीवियस वेलोसिटी थी उससे जो करंट वेलोसिटी है उसको इंप्रूव कर दिया। कैसे? एक एक्सेलरेटर को घुमा के। तो एक नियत टाइम पे आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो कहते हैं कि यहां एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि आपने घुमाया एक्सेलरेटर, किसका, बाइक का। बट
अगर हम चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम कर देते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन भी आ जाता है। तो चेंज इन वेलोसिटी और यू कैन से दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है ना। हेंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स कि चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ विल बी चेंज ऑफ द वेलोसिटी। देखिए, चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी में चेंज क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। साथ ही साथ अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में अगर बदलाव आता है या उसके डायरेक्शन, चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास अपना एक मैग्नीट्यूड है, एक उसकी अपनी वैल्यू है। जैसे आपकी बाइक अगर 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो वो 4 मीटर पर सेकंड जो होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा, पर अगर वो डायरेक्शन नॉर्थ में चल रही है तो आप कहेंगे कि वेलोसिटी जो बाइक की है वो 4 मीटर पर सेकंड नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो आपके पास जो वेलोसिटी के डेटा दिया हुआ है उसमें मैग्नीट्यूड है जो कि 4 मीटर पर सेकंड है और डायरेक्शन है कौन सा, नॉर्थ डायरेक्शन है। तो अगर आपने डायरेक्शन चेंज किया बाइक का, मतलब नॉर्थ से अगर ईस्ट घुमा दिया पर स्पीड चेंज नहीं की या वेलोसिटी चेंज नहीं की, वैल्यू चेंज नहीं की, 4 था तब भी 4 अब भी है, पर अगर आपने डायमेंशन चेंज किया ना, यानी कि नॉर्थ से ईस्ट किया ना, यानी एक्सेलरेशन होगा। और अगर आपने डायमेंशन चेंज ना करके वैल्यू चेंज किया, मतलब 4 से 6 कर दिया वेलोसिटी को, तो भी एक्सेलरेशन होगा। यही लाइन ये कहती है कि चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ विल चेंज द वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन का वो रीजन बनेंगे। तो वेयर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या, प्राइम इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। अगर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और t टोटल टाइम टेकन है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस u अपॉन t होगा। अब इसको कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हल करेंगे, लेकिन एसआई यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, एसआई यूनिट एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे, वेलोसिटी की यूनिट क्या, मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या, सेकंड, दोनों को भाग दिया तो वैल्यू कितनी आ गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अगर डायमेंशनल फार्मूले की बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m0l1t-2। ये क्यों होता है बाद में बताऊंगा, मैंने पहले भी समझाया आपको, बट इसका डायमेंशनल फार्मूला m0l1t-2 होता है। और एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में और नेगेटिव डायरेक्शन में दोनों साइड हो सकता है। अगर आप बाइक, जैसे मैंने कहा, एक्सेलरेटर घुमाया तो बाइक तेज हो गई, ब्रेक लगाया तो बाइक धीमी हो गई, दोनों जगह एक्सेलरेशन हो रहा है। एक जगह पॉजिटिव हो रहा है जो आपकी स्पीड को बढ़ा रहा है, और एक जगह नेगेटिव हो रहा है जो आपकी स्पीड को कम कर रहा है। तो एक्सेलरेशन समझ में आ गया आपको कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाता है। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अब समझते हैं मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर वो बदल नहीं रहा है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे क्वेश्चन फिजिक्स में तो हमेशा आते हैं। अगर हम बात करें एनसीईआरटी में हमेशा इसके क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, बट पेपर में भी संभावना है एमपीपीएससी में कि आ जाए। हालांकि अभी तक क्वेश्चन यहां से नहीं आए हैं, पर आप उम्मीद कर सकते हैं, आप हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते हैं। तो बेसिक लेवल पे इसकी स्टडी हम जरूर कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, चूंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो अगर एक्सीलरेशन क्या हो, ए हो, और वेलोसिटी एट जीरो टाइम क्या हो, यू हो, लेकिन वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम v हो, मतलब फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, और टाइम इंटरवल 0 to t, और पोजीशन कहां से चेंज हुई, यानी कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट 0 to s हो गया, टाइम कहां 0 से t हो गया। फाइनल वेलोसिटी v, कहने का मतलब ये कि कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करती है जहां पे टाइम 0 है, पहले से मान लीजिए 0 पे चलना स्टार्ट करती है, 2 मिनट पे अगर वो कुछ दूर तक पहुंच जाती है तो वो डिस्टेंस क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वो डिस्प्लेसमेंट हमारी होगी s। टाइम कितना हो गया, जैसे मैंने कहा 2 मिनट में पहुंच जाती है तो t 2 मिनट हो जाएगा, मतलब t को माने कि जीरो, इनिशियल 0 टाइम से t टाइम तक में डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर ली, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल कर ली 0 से s, ठीक है ना। और वेलोसिटी क्या, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। तो फॉर्मूले ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। a क्या है, a एक्सेलरेशन होता है, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, t क्या है, टाइम है। इन तीनों फॉर्मूलों को रटना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, रटना बहुत जरूरी है।
आप थोड़ा बहुत याद कर लें, ना भी याद करें तो आपको फर्स्ट फार्मूला और फाइनल फार्मूला तो हमेशा याद होना चाहिए। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बस रुकी हुई है, अब ये बस चलना शुरू करती है, किस एक्सेलरेशन से? कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड। ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट करती है और हमें क्या फाइंड आउट करना है? द स्पीड एक्वायर कितने सेकंड में? 3 सेकंड में। ध्यान दीजिएगा 3 सेकंड तक चलती है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ 3 सेकंड तक चलती है कोई भी एक बस। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जो कि रेस्ट पे है, शुरू में क्या है? खड़ी हुई है, रेस्ट पे है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी ए की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और टाइम टेकन कितना हो गया? 3 सेकंड, जो कि 0 से स्टार्ट हुआ और 3 सेकंड कवर किया उसने। पहले ही लिखा है 3 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से, ए वेलोसिटी से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी और कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगी, ये दोनों निकालना है। तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं v, v बराबर u प्लस एटी, पहला फार्मूला है। फर्स्ट फार्मूला जो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, v बराबर u प्लस एटी। तो v बराबर u प्लस एटी में आप क्या करेंगे? v की वैल्यू आपको पता नहीं है, u की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू 2, t की वैल्यू 3, मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे 6 मीटर पर सेकंड, यानी v बराबर 6 मीटर पर सेकंड आ गया। अगर हम बात करते हैं क्या डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। सेकंड फार्मूला क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर में u चूंकि 0 है तो पहला पार्ट तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, ठीक है ना? सॉरी, फर्स्ट पार्ट तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, 0 ut, क्योंकि u 0 तो u में t कितना भी हो, t चूंकि 3 है, 3 इंटू 0 इक्वल टू 0, और हाफ ए टी स्क्वायर यानी हाफ यानी 1/2, a की वैल्यू 2, t का स्क्वायर यानी 3 3 9, 3 3 9, वैल्यू फाइनली आ गई 9 मीटर। 9 मीटर। ध्यान दीजिएगा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम निकाल रहे हैं क्या? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, एस। एस डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। यहाँ पे क्या निकाल रहे थे? वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। तो 6 मीटर पर सेकंड यहाँ पे है, और 6 मीटर पर सेकंड कहाँ है? वेलोसिटी पे है, और डिस्प्लेसमेंट पे कितना है? 9 मीटर पर सेकंड, सॉरी 9 मीटर, ठीक है ना? अब बात करते हैं मोशन इन अ प्लेन। हमने जब टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा था, सबसे पहले इमेज अगर हम ध्यान से देखें फिर से, तो जब हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा था तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टू डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट क्या स्टार्ट करते हैं? टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन हमारा क्या है? ध्यान दीजिए, सॉरी, टू डायमेंशनल मोशन स्टार्ट करते हैं। टू डायमेंशनल मोशन में, टू डायमेंशनल मोशन में ये ध्यान देते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन नियर द अर्थ सरफेस। ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए बेसिकली मैं एक एग्जांपल आपको पहले ही शोन कर चुका हूं, जो कैनन वाला एग्जांपल था। अगर आप ध्यान से देखें ये इमेज, कैनन वाला प्रोजेक्टाइल जो जीआईएफ मैंने आपको दिखाई इमेज, ये जो मोशन है ये प्रोजेक्टाइल है। अगर आप एक पत्थर भी फेंकें तो वो उसी पाथ को फॉलो करता है। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट धरती पे फेंकें तो वो एक ऐसे रास्ते को फॉलो करता है जो कि एक पैराबोलिक मोशन होता है या प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ठीक है ना? इसका शेप मैं दिखा देता हूं कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका शेप होता है एग्जैक्टली ऐसा, ये रास्ता है, इस टाइप का रास्ता होता है एग्जैक्टली जो आपको शेप में दिख रहा है ना, यही रास्ता पैराबोलिक मोशन कहलाता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप फेंकेंगे और वो ऑब्जेक्ट इसी रास्ते को फॉलो करते हुए डायरेक्टली जाएगा और यहां पे गिर जाएगा राइट साइड, ऐसा होता है ना, ये मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन ऑब्लिकली नियर द अर्थ सरफेस इट मूव अलोंग अ कर्व्ड पाथ, सच अ पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब मैं ये केवल डेफिनेशन के लिए बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन कभी आए नहीं है, पर चूंकि हम मोशन सिलेबस में थोड़ा सा दिया हुआ है तो आप समझें कि मोशन वास्तविकता में या रियली में क्या होता है। एज एग्जांपल कि अगर आप एक कैनन से गोला फेंकते हैं तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन तय करके जाएगा, ठीक है ना? अगर आप एक जेवलिन फेंकते हैं, जैसे कि नीरज चोपड़ा, अगर आप देखेंगे नीरज चोपड़ा जब जेवलिन को फेंकता है, क्योंकि अभी वो गोल्ड लाया है और आप उसके बारे में जानते भी होंगे पहचानते भी होंगे, तो उसका अगर आप जेवलिन देखेंगे ना, उसका जो पाथ होता है ना, वो पाथ एग्जैक्टली एक पैराबोलिक मोशन करते हुए जाता है या प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जाता है। क्योंकि पाथ उसका पैराबोलिक है, पाथ उसका प्रोजेक्टाइल है, तो इसे आप क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ऐसे ही जब आप धनुष से तीर छोड़ते हैं आर्चरी में, तब भी तीर दिखता है कि तीर सीधी आती है, बट वो सीधी कभी भी नहीं जाती है,
चाहे आप बंदूक से गोली चलाएं, चाहे आप तीर चलाएं, ये सभी एक प्रोजेक्टाइल मोशन करती हैं। अगर आपको बंदूक से गोली चलाने का ना पता हो तो अगर ध्यान देंगे, जब आप पबजी खेलते हैं और अगर आपका एनिमी बहुत दूर है और आपको उसको किससे निशान लगाना है, एक स्नाइपर से, तो स्नाइपर को हल्का सा अपवर्ड डायरेक्शन में रखते हैं हेड से। यहां पे डायरेक्ट निशान नहीं लगाते हैं बल्कि हेड से हल्का सा अपवर्ड डायरेक्शन में निशान लगाते हैं, ताकि वो एक प्रोजेक्टाइल करते हुए हेड पे जाए, क्योंकि वो गोली जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए ऊपर से होते हुए नीचे आएगी। अदरवाइज वो अगर यहां पे निशान लगाएंगे तो चेस्ट पे लग जाएगा, पर टारगेट तो हेडशॉट का होता है ना, तो हेडशॉट हमेशा थोड़ा सा ऊपर रख के किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि क्योंकि जब गोली निकलेगी या बुलेट निकलेगी तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जाके गिरेगी, तो वो पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, जैसे कि मोशन में दिखाई दे रहा है। सेम वे में बाइक स्टंट करने वाला बंदा इस तरीके से स्टंट करता है, जो कि एक प्रोजेक्टाइल पाथ को कवर करते हुए दूसरे डायरेक्शन पे जाता है। समझ में आ गया? तो ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। इमेज में भी दिखा दिया, वीडियो भी दिखा दिया, समझा भी दिया, रियल लाइफ के एग्जांपल भी दे दिया। क्वेश्चन कभी ज्यादा नहीं आए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल जानना जरूरी है कि वास्तविकता में या रियल में प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। ठीक है ना? प्रोजेक्टाइल मोशन एक सरफेस में होता है, क्योंकि जब आप उस पाथ को, जब आप उसको क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ डिजाइन करेंगे, जैसे मैंने यहीं पे इमेज बनाया है, तो इमेज एक सरफेस पे आसानी से बन गई। बट जब हम अर्थ के मोशन की बात करें, अगर 3 डायमेंशनल मोशन की बात करें, इस इमेज को ध्यान से देखिएगा, अगर हम 3 डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं, इस अर्थ के मोशन की बात करते हैं, तो इसके पाथ को हम, इस अर्थ के मोशन कहां गया, अर्थ का मोशन, चलिए यहीं से देख लेते हैं। जब हम अर्थ के मोशन की बात करते हैं तो इस अर्थ के मोशन को आप, एक इमेज को आप एक बुक में या एक पेज में डिजाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये 3D में हो रहा है। बट जो प्रोजेक्टाइल मोशन था उसके रास्ते को आप एक इमेज या एक बुक में एक डिजाइन कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि वो 2 डायमेंशनल यानी कि एक प्लेन में हो रहा है, इसलिए उसे 2 डायमेंशनल मोशन के अंतर्गत कहते हैं। ठीक है ना? ध्यान दीजिए, यहां पे भी अर्थ के चारों ओर एक सैटेलाइट घूम रहा है। अब समझते हैं क्या, समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं आए हैं अभी तक, पर सर्कुलर मोशन इज अ काइंड ऑफ मोशन जो सैटेलाइट कर रहा था वहां पे। जो इमेज मैंने आपको दिखाई थी, ध्यान दीजिए, इस इमेज में, इस वाली एग्जैक्टली इमेज में नहीं, बल्कि इस इमेज में शायद है, हाँ, यहां अर्थ रोटेट कर रही है, बैक 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 बैक, वंस अगेन बैक, ये वाली इमेज। तो इस इमेज में क्या हो रहा था, अगर आप ध्यान से देखें तो इस इमेज में क्या हो रहा है, अर्थ भी रोटेट कर रही है, इसके चारों ओर जो सैटेलाइट रोटेट कर रही है, सैटेलाइट एक सर्कुलर पाथ कवर कर रही है। सैटेलाइट का पाथ कैसा है? सर्कुलर है। क्योंकि सैटेलाइट का पाथ सर्कुलर है, अर्थ का पाथ जो है रोटेशन है, तो सैटेलाइट का पाथ एक सर्कुलर है, और इस सर्कुलर पाथ को आप डिजाइन कर सकते हैं किसमें, आराम से इमेज में डिजाइन कर सकते हैं। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है इसे समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट लीनियर स्पीड, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे, अगर उसका रास्ता सर्कुलर है, बट अगर वो कांस्टेंट स्पीड में मोशन करती है, तो उसे क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। सच अ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट इज एग्जांपल ऑफ मोशन इन अ प्लेन। क्योंकि सर्कुलर पाथ को भी आप एक प्लेन में डिजाइन कर सकते हो, बिकॉज द ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, द ऑब्जेक्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, दैट मीन्स इट हैज एक्सेलरेशन। अगर आप इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन यहां पे क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। बट जब यही ऑब्जेक्ट ऊपर पहुंच जाएगी टॉप पे, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा वेलोसिटी का? इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि स्पीड तो सेम है, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो चूंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कि यहां पे एक्सेलरेशन होता है। इट्स वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंशियल टू द पाथ और टेंजेंट टू द पाथ। जैसे कि क्या मैंने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो इसका वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी वेक्टर यानी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। अब आप देखेंगे तो ये एक टेंजेंट ही तो बना हुआ है, ठीक है ना? अगर यहां पे बात करें तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, इधर तीर बनी हुई है, ये एक टेंजेंट ही तो बना हुआ है। तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, और एक्सेलरेशन किधर होता है? एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की ओर होता है। अगर ऊपर है तो एक्सेलरेशन इधर सेंटर की ओर होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड आ गया तो इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेंटर की ओर होगा।
तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर होता है और वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट है, ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पोस्ट या सर्कुलर मोशन में या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो ये आपसे पता होना चाहिए। एज एग्जांपल की बात करें कि ये कार एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है, ध्यान दीजिएगा, ये कार एग्जैक्टली एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन यानी कि उसके पाथ के टेंजेंट डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एग्जैक्टली सेंटर की ओर है, जो कि इमेज में बना रखा है, आपको पहले ही दिया रखा है। फिर से क्लियर इमेज देख लीजिए कि वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल पाथ की ओर है, जबकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, सेंटर की ओर है। क्यों, एक मूविंग कार का। अब बात करते हैं आगे थ्री डायमेंशनल मोशन का। इसका एग्जांपल है रोटेशनल मोशन। समझिएगा रोटेशनल मोशन क्या होता है, मैंने आपको इमेज में पहले ही दिखाया रोटेशनल मोशन कि जो ये अर्थ मूवमेंट कर रही है, ये अर्थ का मूवमेंट रोटेशन कहलाता है। ये 3D में हो रहा है, जो कि आप इसको एक पेज में या एक बुक में प्लॉट नहीं कर सकते हो, इसको आपको 3D में ही देखना पड़ेगा, इसको आपको वीडियो में ही देखना पड़ेगा, इसकी इमेज नहीं बनाई जा सकती है। तो ये जो रोटेशनल मोशन है ये 3 डायमेंशनल मोशन में आता है। और रोटेशनल मोशन का एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो अर्थ का मूवमेंट है। अगर हम बात करें ये अर्थ का रोटेशन, ये भी रोटेशनल मोशन कहलाता है। एक लट्टू घूमता है उसे भी रोटेशनल मोशन कहते हैं। ये भी एक एक्सिस पे, इस पॉइंट की एक्सिस पे एक सर्किल काटता रहता है, तो इसे भी हम क्या कहते हैं, एक रोटेशन करता रहता है, इसे भी हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। रोटेशनल मोशन कैन बी डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड सर्कुलर पाथ इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। एक फिक्स्ड एक्सिस के चारों ओर अगर रोटेट कर रही कोई ऑब्जेक्ट तो उसे रोटेशनल मोशन कहते हैं। इसके एग्जांपल है रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, और अगर मोशन ऑफ अ व्हील, गियर, मोटर एटसेट्रा, ये सारे एग्जांपल्स हैं रोटेटरी। मैंने पहले भी आपको बता दिया, लट्टू का एग्जांपल दे दिया, अर्थ का एग्जांपल दे दिया। तो ये यहां पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है मोशन। मोशन के जो हमारे पास जितने भी पार्ट थे, कौन कौन से पार्ट थे, ध्यान दीजिएगा। मोशन के पार्ट थे टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल में हमने सर्कुलर मोशन पढ़ लिया, प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पढ़ लिया, थ्री डायमेंशनल मोशन में रोटेशनल मोशन हमने पढ़ लिया। पीरियोडिक मोशन पे क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक या पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अगर मोशन में, अगर किसी भी मोशन में पाथ बार बार फॉलो हो तो उसे पीरियोडिक कहते हैं। सेम पाथ को बार बार फॉलो किया जाए। एज एग्जांपल की बात करें, एक सर्कुलर मोशन में ही बार बार उसी पाथ को फॉलो किया जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं, उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। पीरियोडिक मतलब एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम में अगर पाथ एग्जैक्टली सेम बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। और इररेगुलर मोशन में मैंने पत्ते का एग्जांपल दिया ही था, जो कि अगर हवा चल रही हो तो पत्ता फड़फड़ा रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, इररेगुलर मोशन कहते हैं। तो आपका टॉपिक मोशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे फोर्स, और फोर्स में पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।